सो हाय दिस इज शुभम एंड आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्मार्ट किड। आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज़ को। इससे पहले के सेशंस में हमने ऑलरेडी नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी के बीएफए एंड आरबीआई के न्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जाकर दे सकते हैं। ये आपके आने वाले एसबीआई क्लैरिकल मेंस एंड पीओ मेंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये वीडियो मैं दूसरी बार जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि जो पिछले वीडियो थी वो किसी ग्लिच की वजह से जो है वो अपलोड नहीं हो पाई थी। सो दोबारा से मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं। देखिए, इस सेशन में हम लोग फेब के बीएफए के न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमने इस न्यूज को पहले डिस्कस नहीं किया था, बिल्कुल किया था। हमने अपने डेली वाले सेशन में, हमने वीकली सेशन में इन न्यूज को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो आज के सेशन का मोटिव ये है कि एक साथ फेब के सभी न्यूज को कवर करेंगे बीएफए के, एंड इस तरीके से कवर करेंगे जैसे आप एग्जाम से पहले चीजों को रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज आप सभी के सामने है। क्या कह रहा है? तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश की रेगुलेटिंग बॉडी है, जो कि रेगुलेट करती है हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को, कैप्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हाइक फॉर सीनियर सिटीजन। तो यहां पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना यह है कि भैया, जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है, आप सीनियर सिटीजन के द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अवेल किया जाता है, उनके प्रीमियम को एनुअली 10% से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे इंडिमिनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात की गई है। ये वो पॉलिसीज है, लेट्स से भी मैंने कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेल किया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवेल किया, तो यहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपकी हॉस्पिटल का खर्चा तो उठाएगी, बट एक स्पेसिफिक अमाउंट तक जो कि पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस को बोला है कि भैया, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि अवेल किए जा रहे हैं सीनियर सिटीजन के द्वारा, उनके प्रीमियम को 10% से ज्यादा आप इंक्रीज नहीं कर सकते। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने है। फिनवेजिया विच इज गोइंग टू बी अ फिनटेक कंपनी, इसने पार्टनर किया है यस बैंक के साथ। ठीक है, जहां पे हम क्या लॉन्च कर रहे हैं? जंप इज गोइंग टू बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एआई प्लेटफॉर्म या सुपर एप्लीकेशन होने वाला है। फाइनेंशियल सुपर एप्लीकेशन होने वाला है, यानी कि आपको यहां पे बैंकिंग सर्विसेज भी मिलने वाली है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकोगे, है ना, बोरो भी कर सकोगे, तो ये तमाम चीजें आपको मिलने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे टारगेट रखा जा रहा है कि 2026 तक 1 मिलियन यूजर्स को ऑनबोर्ड कर देंगे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। साथ ही साथ 50% ऑनलाइन शॉपर्स को, जो कि बिलोंग करते हैं टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज को, उसको भी ऑनबोर्ड करने की बात हो रही है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, है ना। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ना एक इंडेक्स को प्रेजेंट किया जाता है, जिस इंडेक्स का नाम क्या है? इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये रिपोर्ट बताती है कि भारत की इंडस्ट्रीज कैसे परफॉर्म कर इंडस्ट्रीज कैसे परफॉर्म कर रही है। अब इसके अंदर भैया, इसके अंदर आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगा। 8 कोर इंडस्ट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, जिसमें भैया सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, ये सारे कोर इंडस्ट्रीज है। तो इस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे हम बात करेंगे कि 8 कोर इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस कैसा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, देखो याद रखना, इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है, इसे कंपाइल किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, सीएसओ के द्वारा। इसका बेस ईयर है 2011-12, बेस ईयर है 2011-12, एंड ईच मंथ, है ना, ईच मंथ इसकी डेटा को आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। तो आप जो लेटेस्ट डेटा है ना, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो मार्च वाली डेटा को पढ़ के आप जाओगे, बट एग्जामिनर का काम ही है आपको एलिमिनेट करना, तो इस डेटा को भी एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आप देखोगे 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है भैया, इसका वेटेज ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज इन इंडिया, इसका वेटेज इतना है। यहां पे इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज, है ना, ये 4% के इंक्रीमेंट में परफॉर्मेंस कर रही है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर सेम डेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है सेबी इश्यूज गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस। मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं भैया? अगर मैं मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, तो मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशंस कंसिस्ट ऑफ डिपॉजिटरीज। कौन कौन सी डिपॉजिटरीज भैया?
NSDL एंड CSDL। यहां पे आपको भैया स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेगा, स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE, है ना, NSE BSE। और यहीं पे आपको भैया क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस भी देखने को मिलेंगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब यहां पे क्या कह रहा है सेबी, देखते हैं ध्यान से। सेबी कह रहा है ना, अनाउंस गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टैट्यूटरी कमिटी ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू ब्रिंग कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी। देखो यहां पे सेबी बोल रहा है कि भैया सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन को एक एक्सटर्नल एजेंसी को, है ना, इलेक्ट करना पड़ेगा। ये एक्सटर्नल एजेंसी जो है इंडिपेंडेंट होगी। ये एक्सटर्नल एजेंसी जो है इवैल्यूएट करेगी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के परफॉर्मेंस एंड फंक्शनिंग को, ठीक है, परफॉर्मेंस एंड फंक्शनिंग को। साथ ही साथ यहां पे कहा जा रहा है कि 3 साल में एक बार करने की जरूरत है। पहला इवैल्यूएशन फाइनेंशियल ईयर 25 का कब तक हो जाना चाहिए, 30 सितंबर 2025 तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें कही जा रही है कि भैया मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को, है ना, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, स्टैब्लिश करना पड़ेगा, जो कि उनके फंक्शनिंग को इवैल्यूएट करेगी। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है, देखो ध्यान से। सभी प्रपोजेस यूपीआई सेफगार्ड टू प्रिवेंट फ्रॉड इन मार्केट ट्रांजैक्शन। भैया देखो आजकल काफी सारे फ्रॉड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो यूनिक यूपीआई आईडी का इस्तेमाल किया जाता है, किसके द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा, है ना, किसके लिए, टू मेक पेमेंट्स फॉर आईपीओ, पेमेंट्स फॉर आईपीओ, या फिर कोई और ट्रांजेक्शन के लिए, अदर ट्रांजेक्शन के लिए, है ना। इसमें जो हैंडल नेम होगा वो @PayRight होने वाला है। मतलब हैंडल नेम @PayRight होने वाला है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कोई भी बैंक, जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो SBI हो, SDFC हो, ठीक है। याद रहे सिर्फ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स, है ना, इनको ही एलोकेट किया जाएगा ये हैंडल नेम। और ये हैंडल नेम इसके द्वारा एलोकेट किया जाएगा NPCI के द्वारा। बट परमिशन कहां से मिलेगा, तो सभी की इंटरमीडिएरी पोर्टल के, ठीक है। साथ ही साथ यहां पे आप देखोगे इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है, इसके लिए भैया सेबी की मंजूरी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मंजूरी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स की मंजूरी, एंड रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज की मंजूरी की बात भी की जा रही है। साथ ही साथ सेबी ने प्रपोज किया है एक अपर लिमिट 5 लाख रुपए पर डे का, ठीक है। यूपीआई के जरिए आप 5 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो कैपिटल मार्केट के अंदर, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखना। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लाइकली टू रिस्टोर क्रेडिट डिसिप्लिन इन माइक्रो फाइनेंस। देखो ध्यान से समझना क्या हो रहा है। निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर किस लिए, तो हम चाहते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले लोग हैं, जो रूरल एरियाज में लोग हैं, जिनको फाइनेंस की जरूरत है, उनको फाइनेंस मिले। बट फाइनेंस तभी तो मिल पाएगा जब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में पता चलेगा। तो यहां पे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का मोटिव यही है ना, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस का पता लगा के हम आपको लोन्स एंड ऑल प्रोवाइड करेंगे, जिसमें स्वामित्व स्कीम भी आपको मदद करेगी। स्वामित्व स्कीम जिसको लॉन्च कब किया गया था, 2020 के अंदर, ठीक है, 2020-24 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया था, है ना। और ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के द्वारा इनिशिएट किया गया था। यहां पे बेसिकली आपको प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, प्रॉपर्टी कार्ड्स इशू किए जाते हैं। प्रॉपर्टी कार्ड्स का मतलब क्या होता है कि भैया ये जमीन आपका है, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम के बारे में यहां पे बात की जा रही है। यानी कि बात इसलिए हो रही है ना, ताकि स्वामित्व स्कीम के थ्रू आपको प्रॉपर्टी कार्ड्स मिलेंगे। उन प्रॉपर्टी कार्ड्स को, आपके पास प्रॉपर्टी का भैया ओनरशिप आ गया, तो आप उन प्रॉपर्टीज को, है ना, एज कोलैटरल रख के भी लोन ले सकते हो। नेक्स्ट इज 50.65 लाख करोड़ आउटले टू फ्यूल सस्टेनेबल ग्रोथ एंड विकसित भारत एम्बिशंस। देखो मेरी ना एक बजट का सेशन है, मैं बार बार कह रहा हूं, बजट से 2 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक बजट का सेशन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है अच्छे तरीके से। बहुत बड़ा सेशन नहीं है, 30 से 40 मिनट का सेशन, आप आराम से फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, है ना। कुछ समय आपके बच जाएंगे क्योंकि मैंने वहां पे कंसेप्ट के बात भी की है। तो आपको कंसेप्ट नहीं, डेटा देख लेना एक बार, ठीक है।
तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने बजट जो है वो अनवील कर दिया है, जहां पे एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है 15.65 लाख करोड़। गवर्नमेंट की रिसीट्स की बात हो रही है, बोरोइंग्स को, रिसीट से बोरोइंग को माइनस कर दिया जाता है ना, कितना है 34.96 लाख करोड़। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, सरकार इतनी करने वाली है। इसके बाद गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा, 10.1% रहेगा 25-26 में। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है सर, बताओ? रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसीट। टोटल रेवेन्यू रिसीट ये 1.5% ऑफ जीडीपी है, जितना कम हो अच्छी बात है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट या इनकम कह लो, है ना, ये 4.4% ऑफ जीडीपी है, ये भी जितना कम होगा अच्छा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस इट्स आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू अराउंड 50% ऑफ जीडीपी। जो सरकार की जो लाइबिलिटी है वो प्रेजेंट में इतनी है ऑफ जीडीपी, इसको 50% करने की बात की जा रही है मार्च 2031 तक। साथ ही साथ 1.5 लाख करोड़ का स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो सरकार देगी, किसको? स्टेट्स को, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। विमेन एंड चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए भैया यहाँ पे 5,65,161 करोड़ जो है ये भी एलोकेट किए गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले 18.5% ज्यादा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर, इसको 100% कर दिया गया है, पहले ये 74% हुआ करता था। साथ ही साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा एलोकेशन, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन चेक करके जाना। सबसे ज्यादा बजट एलोकेट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री को, ठीक है, सबसे ज्यादा। क्लियर है बात? हाईएस्ट राइज इन बजट की बात करूं, देखो डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे बड़ा बजट है ना। अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा बजट के अंदर इंक्रीमेंट किसका हुआ है, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री का। सबसे ज्यादा डिक्लाइन कौन सी मिनिस्ट्री को हुई है, तो आप देखो कि 60% बजट में डिक्लाइन किया गया है स्टील की। एंड मनरेगा वो स्कीम है जिसके अंदर सबसे ज्यादा एलोकेशन स्कीम वाइज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज जीएसटी रिसीट रिबाउंड टू सेकंड हाईएस्ट पीक इन जनवरी। तो यहाँ पे जीएसटी रिसीट की बात हो रही है ना, जो कि सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन आपको जीएसटी का देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा कलेक्शन कब हुआ था? अप्रैल 2024 में, जब जीएसटी जो है वो 2.1 लाख करोड़ जो है क्या हुआ था, कलेक्ट हुआ था। और अब भैया 1,95,506 करोड़ का जीएसटी जो है वो कलेक्ट हुआ है, कौन से मंथ में? जनवरी 2025 में, ठीक है। इतनी आपको याद में रखनी है। साथ ही साथ यहाँ पे देख लेना 3 ऐसे स्टेट्स है जहां पे जीएसटी जो है वो रिड्यूस हुआ है, ठीक है। एंड कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे जीएसटी जो है ना तो बढ़ा है ना तो घटा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट India imposes monetary penalty of rupees 9 crore and 27 lakh on virtual digital asset service provider Bybit Fintech Limited। क्या हो रहा है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इसका काम क्या होगा भैया? इसका काम होगा मनी लॉन्ड्रिंग है ना की चीजों को देखना, कोई, है ना। ये फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो इकट्ठा करने का काम करता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का काम करता है किसी भी फ्रॉड से रिलेटेड, इंटरनेशनल लेवल पे आपको याद हो एफएटीएफ है, इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह। इंडिया के अंदर आपको याद होगा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 देखने को मिलेगा। तो फाइनेंशियल एक्शन एफआईयू इंडिया, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने 9.27 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया है बाइबिट फिनटेक लिमिटेड को, ठीक है। अब इन्होंने क्या वायलेट किया है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002 के चीजों को वायलेट किया है, जहां पे आप देखोगे एएमएल यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड सीएफटी यानी कि काउंटरिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म के प्रोटोकॉल्स को यहां पे ब्रेक किया है। नेक्स्ट इज न्यू टीसीएस लिमिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 फॉर इंटरेस्ट डिविडेंड प्राइज मनी रेंट अनाउंस इन बजट 2025। तो भैया यहाँ पे आप देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस की बात की जा रही है। सीनियर सिटीजन्स को टीडीएस से एग्जम कर दिया गया है 1 लाख तक के रुपए के लिए, है ना। पहले ये 50,000 का लिमिट हुआ करता था। इस डेटा को भी ध्यान में रख लेना, ये ऑलरेडी हमने बजट में डिस्कस किया था। निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है रिवाइज टैक्स स्लैब एंड रेट अंडर द न्यू टैक्स रिजिम। तो यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बोला जा रहा है कि भैया, है ना,
सात यहाँ पे इनकम टैक्स रिबेट दिया जा रहा है 12 लाख तक, ठीक है। इसके बाद जो है नया टैक्स जो रिजीम है आप देखोगे, प्रपोज रिजीम कितना है, 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं है। फिर 4 से 8 लाख आपको 5%, फिर 8 से 12 लाख आपको 10%, है ना। इस तरीके से आपको पे करना पड़ेगा, ये भी चेकआउट करोगे, ठीक है। जेंडर बजट एलोकेशन इंक्रीजेस 4.49 लाख करोड़, ठीक है। जेंडर बजट, देखो जेंडर बजट के बारे में, जेंडर बजट के बारे में सबसे पहली बारी बात कब की गई थी, है ना। जेंडर बजट के बारे में सबसे पहली बार बात जो है कब की गई थी, जल्दी फटाफट से बताइए। तो निर्मला सीतारमन जी ने जेंडर बजट एलोकेशन को इंक्रीज किया है, मतलब हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, गर्ल चिल्ड्रंस के लिए भैया 8.86% बजट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। रुपीज 4.49 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन जेंडर बजट स्टेटमेंट। तो जेंडर बजट स्टेटमेंट में इतना रुपीज इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। दिस ईयर द टोटल ऑफ 49 मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग 12 न्यू एंड 5 यूटीज जो है ये रिपोर्ट कर रहे हैं जीबीएस को। तो जेंडर बजट जो है एलोकेशन की बात हो रही है, याद रखना यूनियन बजट में इसे सबसे पहले प्रपोज किया गया था 2005-6 के अंदर। ये डेटास भी आपको बजट में के लिए बजट के सेशन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। श्रीराम जनरल इंश्योरेंस इंट्रोड्यूसेस श्री हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवरेज। क्या कह रहा है, श्रीराम जनरल इंश्योरेंस जो है ये पहला इंडemnity बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जो है इनिशिएट कर रहा है। इंडemnity बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में हमने डिस्कस किया था, जहां पे ये पहले ही डिसाइड किया जाता है कि आपके हॉस्पिटल का कितना प्रतिशत खर्चा इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे श्री हेल्थ सुरक्षा इंश्योरेंस इसका नाम होने वाला है। अफोर्डेबल प्रीमियम पे आपको ये अवेलेबल होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज, रफ्तार को पकड़ के रखेंगे क्योंकि ज्यादा न्यूज है ना, सेशन बहुत ज्यादा लंबा अपने को नहीं करना है। कर्नाटका बैंक विंस टॉप ऑनर इन 6 कैटेगरी एट द इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन। याद रखना इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन 1946 में स्टैब्लिश हुआ था। इनिशियली यहाँ पे 22 बैंक्स एज अ मेंबर थे, बट आप देखोगे 247 आपको यहाँ पे मेंबर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, बैंकों का एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो एक टाइप का वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। तो 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो सिटेशन हुआ, जिसे कंडक्ट किया गया इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा। कर्नाटका बैंक 6 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड जीत रही है। ऐसा नहीं है कि सभी कैटेगरी में गोल्ड जीता है, 6 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड जीत रही है। जैसे रनर अप जीत रही है बेस्ट टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट, है ना। तो 6 अलग अलग कैटेगरीज में। Next news is Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the Union Budget for 2025 in the Lok Sabha। तो अब यहाँ पे आप देखोगे बजट प्रेजेंट किया जा चुका है। लगातार 8वीं बार बजट को प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड इनके नाम पे है। बट ओवरऑल सबसे ज्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया है, तो मोरारजी देसाई ने अलग अलग समय पे 10 बजट प्रेजेंट किया है। यहाँ पे 4 इंजन्स की बात की गई है इस पर्टिकुलर बजट पे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंसिपल की बात की गई है विकसित भारत की, जिसका टारगेट 2047 का है, जहां पे जीरो पॉवर्टी, गरीबी को खत्म कर देना है, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करना है, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर की बात हो रही है, स्किल लेबर की बात हो रही है। 70% हम चाहते हैं विमेन का पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स या इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एंड फार्मर्स के बारे में बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे 6 सेक्टर्स के बारे में बात किया गया है, जहां पे टैक्सेशन, पावर सेक्टर, अर्बन डेवलपमेंट, माइनिंग, फाइनेंशियल सेक्टर एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के बारे में भी बात की गई। Elon Musk ex partners with Visa on payment service in an effort to become an everything application। तो भैया एक्स प्लेटफॉर्म है ना, एक्स प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या कर रहे हैं, भैया देखो इलॉन मस्क भैया इसके ओनर होने वाले हैं, किसके, एक्स प्लेटफॉर्म के, ठीक है। अब यहां पे भैया एक्स ने वीजा के साथ कोलैबोरेट किया है। वीजा क्या है भैया, याद रखना वीजा और रुपए ये दोनों क्या हो जाएंगे, वीजा इनिशिएटिव है बैंक ऑफ अमेरिका का, रुपए किसका है, इंडिया का। एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया 2012 में, इसे लॉन्च किया गया 1958 में, किसके द्वारा, बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। ये दोनों ही क्या है भैया, ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है, ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है भैया, है ना, जो ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने का काम करता है। तो यहाँ पे एक्स मनी अकाउंट को इनिशिएट किया जा रहा है,
एक्स प्लस वीजा इसके लिए कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। रियल टाइम पेमेंट्स आप कर सकते हो, इसकी मदद से आप पेमेंट एंड ऑल कर सकते हो इसी एक्स प्लेटफॉर्म की मदद से। नेक्स्ट इज आईपीबीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड पीएनबी मेटलाइफ पार्टनर टू एक्सपैंड लाइफ इंश्योरेंस एक्सेस इन इंडिया। इंश्योरेंस फॉर ऑल का टारगेट है हमारा 2047 का। किसका टारगेट है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक प्लस पीएनबी मेटलाइफ एक बैंक एश्योरेंस अलायंस कर रही है। बैंक एश्योरेंस में एक इंश्योरेंस कंपनी होगी, एक बैंक होगी, दोनों के बीच में आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मोटिव क्या है? वही मोटिव है, हम लोग इंश्योरेंस जो है वो सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। आरबीआई ने पेनल्टी इंपोज किया है, ठीक है। किसके किसके ऊपर देखें तो 65 लाख का पेनल्टी इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर, 26.70 लाख का पेनल्टी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के ऊपर एंड 3.10 लाख का पेनल्टी एप्टस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर। कौन? आरबीआई। रेगुलेटरी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया। इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन फर्म सर्ज 39% टू रुपीज 32 लाख करोड़ इन अप्रैल दिसंबर 2024। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे जो इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर ही, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है उससे रिलेटेड डेटा आपके सामने रखी गई है। तो एसबीआई की डेटा है जहां पे इंडिया रिकॉर्डेड 39% सर्च टू रुपीज 32 लाख करोड़ इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ड्यूरिंग फर्स्ट 9 मंथ्स। तो पहले 9 महीने ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 यानी कि 24-25 की बात हो रही है, इस दौरान 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आ रहा है भारत के डोमेस्टिक मार्केट में। साथ ही साथ यहां पे देखोगे सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स कहां पे लॉन्च हो रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। बट सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट्स कहां पे लॉन्च हुआ है? तो भैया आप देखोगे पावर सेक्टर के अंदर। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट जो है ये 4.1% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर है ये 11.9% ऑफ जीडीपी है, तो कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है। फर्स्ट 9 मंथ्स में आप देखोगे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। एसबीआई इंट्रोड्यूसेस पैट्रॉन फिक्स डिपॉजिट स्कीम, किसके लिए? सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए एसबीआई ने एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम को इनिशिएट किया है। ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 या 80 से ज्यादा है, भैया फिक्स डिपॉजिट है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे बुजुर्ग हैं तो भैया 10 बेसिस पॉइंट, एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.1, यानी कि भैया यानी कि इसका मतलब है 0.10 इंटरेस्ट रेट आपको ज्यादा मिलने वाला है। क्लियर है बात? मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपए है, मैक्सिमम डिपॉजिट 3 करोड़ है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो प्राइमरी अकाउंट होल्डर सीनियर सिटीजन होने वाला है, ठीक है। 7 दिनों से लेकर 10 दिनों तक का ये फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। NPCI to decline UPI transaction that contain a special character in the transaction ID। ट्रांजेक्शन आईडी में अगर अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स को छोड़ के, अल्फाबेट्स या नंबर को छोड़ के, अल्फाबेट्स या नंबर्स को छोड़ के कोई भी एक्स है, एट द रेट है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को भैया, है ना, प्रोसेस नहीं किया जाएगा। ऐसा कहना है किसका? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1 फरवरी से ये इंप्लीमेंट होने वाला है। नेक्स्ट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एनसीडी विद मैच्योरिटी पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। देखो यहां पे क्या बात हो रही है। पहले देखो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एनसीडीज क्या होता है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है भैया? इसे इशू किया जाता है कंपनीज के द्वारा, है ना, टू रेज मनी, ऑब्वियसली मनी रेज करने के लिए, बाय सेलिंग एनसीडी टू अ स्पेसिफिक प्री-सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। और ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता है, जनरल पब्लिक के लिए नहीं होता है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए होता है, ठीक है। तो मोटिव क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है? बाय हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ऑब्वियसली भैया पैसों को इशू करना, पैसे को रेज करना, जहां पे भैया डिबेंचर्स को, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, ठीक है। लोग इन्वेस्टर्स
जो स्पेसिफाइड इन्वेस्टर्स है वो उसमें पैसा लगाते हैं। तो कह रहा है आरबीआई अनाउंस दैट रेगुलेशन फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ एनसीडी बाय एचएफसीज विल बी अलाइन विद दोस एप्लीकेबल टू एनबीएफसी। तो भैया एनबीएफसीज के लिए जो कानून है, एनबीएफसीज जब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की मदद से पैसा रेस करती है, वही कानून अब हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर भी इंप्लीमेंट होने वाला है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पर इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए होने वाला है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो दो सेगमेंट में से कैटेगराइज किया गया, एससी एनसीडी जिसकी मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो लेस देन 1 करोड़ पर इन्वेस्टर है। दूसरा है एससी एनसीडी जिसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है 1 करोड़ या उससे ज्यादा है। ठीक है, आइए आरबीआई टाइटन्स नॉर्म्स फॉर इंपोजिंग पेनल्टी अंडर पेमेंट सिस्टम लॉ। तो यहां पे आरबीआई टाइटेंड नॉर्म्स फॉर इंपोजिंग मॉनेटरी पेनल्टी एंड कंपाउंडिंग ऑफेंसेस अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 टू इंश्योर कॉम्प्लायंस एंड कह रहा है भैया कि अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007, ठीक है, अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स है ना, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन को भी डिस्क्लोज करता है या फिर बिना ऑथराइजेशन पेमेंट कंडक्ट करता है, तो भैया उनके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा अंडर द पीएसएस एक्ट ऑफ 2007। ठीक है, आरबीआई इज एम्पावर्ड टू इंपोज हायर पेनल्टी ऑफ 10 लाख। 10 लाख तक की पेनल्टी सरकार लगा सकती है, कम भी लगा सकती है। ठीक है, आपको हर दिन एडिशनल 25,000 का पेनल्टी जो है वो लगाया जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज कंटिन्यू किया जा रहा है, और अर्लियर जो है वो 5 लाख के ही पेनल्टी जो है वो इम्पोज किया जा सकता था, अब 10 लाख कर दिया गया। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे स्टैब्लिश किया जाता है अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016, है ना। ये सभी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखने का काम करेगी। क्या करेगी? इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को देखने का काम करती है ना। लेट्स से कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने कोलैटरल रख के कोई लोन लिया, फिर आप उस लोन को 90 दिनों तक पे नहीं कर पा रहे हो, यानी कि वो लोन एनपीए बन गया। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको कोलैटरल को बेचा जाएगा, जिसके लिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड के द्वारा। ये लिक्विडेटर जो है वो सारी प्रोसीडिंग्स को देखने का काम करेगा एंड आपकी जो उधारी है उसको चुकता करेगा कोलैटरल को बेच बेच के। ठीक है, तो यहाँ पे आईबीबीआई अमेंड्स लिक्विडेशन रूल्स टू स्ट्रीमलाइन ऑक्शन एंड फंड मैनेजमेंट। क्या कह रहा है देखो, तो आईबीबीआई अमेंडेड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन 2016 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया रूल्स 2017। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रोस्पेक्टिव बिडर्स। ठीक है, जो कि प्रोस्पेक्टिव बिडर्स कौन होंगे? प्रोस्पेक्टिव बिडर्स यानी कि जो भैया जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, विल नाउ हैव 30 डेज टू पार्टिसिपेट इन ऑक्शन। पहले ये 14 दिन हुआ करता था। लिक्विडेटर जिसे अपॉइंट किया जाएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, ये वेरीफाई करेगा एलिजिबिलिटी ऑफ हाईएस्ट बिडर विद इन 3 दिन ऑफ ऑक्शन एंड कंसल्ट विद स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमिटी बिफोर फाइनलाइजिंग, क्योंकि इस कमिटी को स्टैब्लिश होना जरूरी है, क्योंकि यही जो है वो चीजों को लिक्विडेटर के सारे प्रोसेस को फॉलो करेगी। लेट फी जो है 500 रुपए पर फॉर्म पर मंथ लगने वाला है अगर आप आईबीबीआई पोर्टल में डिले करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट इज एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो एंड सिटिशन 2024। तो 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे? मुंबई के अंदर, और ऑर्गेनाइज इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा किया गया। यहाँ पे अवार्ड्स दिए गए, टी रविशंकर जी ने अवार्ड दिया गया। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने 7 कैटेगरीज के अंदर टेक्नोलॉजी अवार्ड्स दिए। सिटी यूनियन बैंक जो है दूसरी बार सभी कैटेगरीज में अवार्ड जीत रहा है। ठीक है, जैसे बेस्ट डिजिटल सेल्स, पेमेंट एंड एंगेजमेंट, आईटी रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन, बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी सभी कैटेगरी में अवार्ड जीत रहा है। और उसके बाद भैया देखिए एक एक दो दो अवार्ड जो है वो अलग अलग बॉडीज के द्वारा जीते जा रहे हैं। Next is Amit Shah will inaugurate the corporate office of the National Urban Cooperative Finance and Development Corporation। तो मैंने आपको बोला था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, है ना, ठीक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए एक अर्बन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा जिसका नाम होगा NUCFDC। ठीक है, तो बेसिकली क्या है भैया इनके जो बिजनेसेस हैं, है ना, इनको काफी ज्यादा स्टिफ कंपटीशन जो है वो झेलना पड़ता है बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, है ना। तो इस वजह से एक इनको असिस्ट करने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश किया जाएगा, और ये काम करने वाला है एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से। ठीक है, इसकी जो पेड अप कैपिटल होगी वो 300 करोड़ होगी। पेड अप कैपिटल का मतलब आपको पता है, जब आप पैसे रेज करते हो तो इनिशियली जो आपके पास अमाउंट आता है ये आपका पेड अप कैपिटल होता है। ठीक है, अमित शाह इनॉग्रेट करेंगे मुंबई के।
आरबीआई फाइल्स एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट ईवीएम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स कौन करेगा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो राम कुमार जो है इनको एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया है ईवीएम इंडिया का, ठीक है। और ईवीएम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, है ना, जो भी डिफॉल्ट्स एंड ऑल है उसके कोलैटरल को बेच के जो है पैसा वैसा भरने का काम करे। आरएमबीएस यानी कि आरएमबीएस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड सेटअप बाय न्यू हाउसिंग बैंक रिसीव सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू कमेंस ऑपरेशन फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई के पास यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल मिल चुका है, किसको? आरडीएसएल को, कि वो मार्च 2025 से अपने ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसकी पेड अप कैपिटल 500 करोड़ है। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस आपको मुंबई महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा। आरएमबीएस क्या होता है? रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक्ड लोन्स, ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन, जहां पे आप देखोगे लेट्स से आपको घर खरीदने के लिए लोन चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू करोगे, बट ये घर जब तक आप पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं पे करते हो, ये आपका एक लोन होगा, एक मतलब एज ए कोलैटरल आप रखोगे। ऐसे कोलैटरल्स के पूल बना देता है, बहुत सारे कोलैटरल के पूल बना देता है और इसे इन्वेस्ट कर देती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया जीआईसी री, मतलब री इंश्योरेंस है, कंपनी है ये, ठीक है। ये एक री इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। प्लानिंग टू लॉन्च यूके बेस्ड सब्सिडरी। तो यहाँ पे जीआईसी री इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, इसे भैया यूके के द्वारा अप्रूवल मिल गया है कि वो अपने ऑपरेशंस यूके के अंदर कंडक्ट कर सकती है। कोई भी पेड अप कैपिटल की जरूरत नहीं है, वो 1 यूरो के कैपिटल से ही अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर सकती है। पीएनबी मेटलाइफ पार्टनर्स विद पॉलिसी बाजार टू लॉन्च स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान। तो पीएनबी मेटलाइफ पॉलिसी बाजार के साथ कोलैबोरेट करिए, जहां पे स्मार्ट इन्वेस्ट पेंशन प्लान को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें आप देखो कि पेंशन मिड कैप फंड एंड पेंशन बॉन्ड फंड शामिल है, ठीक है। और 40 से 50 साल के लोगों के लिए अवेलेबल होने वाला है। के बाला सुब्रमण्यम को न्यू सिटी बैंक का हेड अपॉइंट किया गया। के बाला सुब्रमण्यम को सिटी बैंक का नया हेड अपॉइंट किया गया है। आशु खुलर को ये रिप्लेस कर रहे हैं, और आशु खुलर को को हेड बनाया गया लंदन बेस्ड ग्लोबल एसेट मैनेजर का। नेक्स्ट इज आरबीआई की, अगर आपको याद हो, 11 लगातार 11 महीने तक आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा था, यानी कि 6.50%। रेपो रेट को डिसाइड करने के लिए, या जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है उसको डिसाइड करने के लिए, हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, साल में 4 बार तो होना ही चाहिए, है ना। और ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काम आता है, जहां पे हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को डिसाइड करने का काम करते हैं। तो रेपो रेट को यहाँ पे पहली बार आप देखोगे, ठीक है, रिड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, अब रेपो रेट कितना है? 6.25% है। रेपो रेट कितना है? 6.25% है, यानी कि भैया 25 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इसको कम किया गया। 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.1%, ठीक है। चलो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्च स्पेशल बैंकिंग सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है ना, कुछ प्रोडक्ट्स, किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। कौन कौन सा है? सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट एंड सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। आपको एडिशनल 0.5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा फिक्स डिपॉजिट के ऊपर। साइबर कवरेज मिलने वाला है 2 लाख तक का, क्योंकि साइबर फ्रॉड सबसे ज्यादा सीनियर सिटीजन के ऊपर ही होते हैं। मेडीबडी का आपका हेल्थ मेंबरशिप होने वाला है 1 साल के लिए। डॉक्टर्स के साथ आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेडीबडी के जो फार्मेसीज हैं, वहां पे आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, फुल बॉडी चेकअप मिलने वाला है, एंड मेडीबडी के साथ 500 का वॉलेट बैलेंस भी मिलेगा। यानी कि भैया पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मेडीबडी के साथ कोलैबोरेट कर रखा होगा ऑलरेडी। सभी बार्स ब्राइडकॉम ग्रुप चेयरमैन होल टाइम डायरेक्टर फॉर 5 साल। तो यहाँ पे एम सुरेश कुमार रेड्डी एंड विजय खंचराला को सभी ने बोला है कि भैया आप आगे से 5 साल तक, आने वाले 5 साल तक आप सिक्योरिटी मार्केट में सिक्योरिटी मार्केट में जो है वो काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसी चीजों, डिस्क्लोजर वायलेशंस किए गए, यानी कि भी ऐसी चीजों को डिस्क्लोज किया गया जो कि आपके राइट में नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे इनके ऊपर 15-15 करोड़ का पेनल्टी भी इंपोज किया गया है। टोटल 34 करोड़ का पेनल्टी इंपोज किया गया है ना, ब्राइटकॉम के ऊपर, ठीक है। बाकी 4 एंटिटीज के ऊपर 4 करोड़ और इनके ऊपर 30 करोड़ का पेनल्टी, 15-15 करोड़। आरबीआई रिलीजेस इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्टेट फिनटेक्स। सैंडबॉक्स का मतलब होता है एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। सैंडबॉक्स का मतलब होता है एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, जहां पे आप न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकते हो, जहां पे न्यू प्रोडक्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकते हो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। क्लियर बात?
तो आरबीआई ने रिलीज किया है डिटेल्ड फ्रेमवर्क, है ना, फॉर अ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स टू प्रोवाइड अ सेफ एंड प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फॉर इनोवेटिव फिनटेक स्टार्टअप्स जो कि नए प्रोडक्ट्स को बना रही है। अब कौन कौन एलिजिबल है इन सैंडबॉक्स में चीजों को टेस्ट करने के लिए? तो ऐसी कंपनीज जिनकी मिनिमम नेटवर्थ 10 लाख रुपए है, ऐसी कंपनी जिन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया हो जो कि मार्केट में उतारने के लिए रेडी हो, फिट एंड प्रॉपर हो। पहला फ्रेमवर्क किसके लिए सैंडबॉक्स से रिलेटेड इनिशिएट किया गया था अक्टूबर 2021 में, जो था डिजिटल पेमेंट, फिर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, फिर एमएसएमई लेंडिंग और फिर फ्रॉड प्रिवेंशन या डिटेक्शन। आरबीआई क्लियर स्टार्टअप कम्युनिकेशन पेमेंट आर्म सेल टू फिंडी। भैया कुछ समय पहले की बात है, फिंडी जो है ना, फिंडी ने बैंकेट को एक्वायर किया था। अब क्या हो रहा है, फिंडी एक्वायर कर रही है भैया 100% स्टेक, कहां पे? टीसीपीएसएल के अंदर, ठीक है, अपनी एक सब्सिडरी टीएसआई की मदद से। पहले भी फिंडी ने अपनी सब्सिडरी टीएसआई की मदद से यहां पे बैंकेट को क्या किया था भैया? एक्वायर किया था। यहां पे जो एक्वायर किया जा रहा है 330 करोड़ में एक्वायर किया जा रहा है। याद रखना ये वही टीसीपीएसएल है जो कि भारत का पहला व्हाइट लेबल एटीएम की शुरुआत कर रहा था, जिसका नाम था इंडी कैश 2013 में। 1-to-1 फाइनेंस एंड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फैक्टर हैज पार्टनर्ड विद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, किसके लिए है? पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए, है ना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये काम करेगी। 9 अगस्त 2016 को इसे इनिशिएट किया गया था। अब क्या हो रहा है, 1-to-1 फाइनेंस प्लस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पार्टनर कर रही है ना, टू ब्रिंग लाइव द न्यू इनहांस वर्जन ऑफ जेम सहाय। जेम सहाय, ठीक है, 1-to-1 पहली फाइनेंस कंपनी बन जाएगी, है ना, जो कि जेम सहाय 2.0 में खुद को रजिस्टर कर लेगी। जेम सहाय 2.0 की मदद से भैया बेसिकली क्या है, इनवॉइसेस जो है वो फाइनेंस किए जाएंगे। जो सबसे कम अमाउंट का इनवॉइसेस क्या होता है, लेट्स से मैं और तुम ट्रेड कर रहे हो, मैंने तुमको माल बेच दिया, तुमने मुझे इनवॉइस दिया कि हाँ भैया मैं इस तारीख को इसमें 90 दिन के बाद 60 दिन के बाद आपको ये पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये चीज 90 दिन के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, और मान लो मुझे अचानक से किसी पैसे की जरूरत पड़ गई, तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाकर मैं अपने इनवॉइसेस को डिस्काउंटेड प्राइस पे पैसे मिल सकता है मुझे, ठीक है, पैसे ले सकते। पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट दिसंबर 2024, तो यहाँ पे पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट दिसंबर 2024 का आ गया है, रिलीज किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। इंडिया के अंदर जो टोटल डिजिटल पेमेंट हुआ है ना, ये ग्रो कर रहा है, ग्रोन टू 2787 करोड़ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, वैल्यू की बात करूँ तो 2758 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आप देखो 2013 में सिर्फ इतने करोड़ ट्रांजेक्शन थे और इतने वैल्यू थे, तो इतने से इतना पहुंच गया और इतने से भी इतना पहुंच गया। रिटेल डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, रिटेल पेमेंट, है ना, माने कि मेरा और मर्चेंट के बीच में कोई पेमेंट हो रहा है, ये भी ग्रो हो रहा है, इतना करोड़ ट्रांजैक्शन, जो कि पहले सिर्फ 162 करोड़ ट्रांजैक्शन था। नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, नंबर ऑफ डेबिट कार्ड्स के अंदर मार्जिनल राइज, यानी कि थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज, शरण हेज 1% क्लब सिक्योर्स सेबी आरआईए, यानी कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। कौन होते हैं भैया? है ना, ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं या तो फर्म होते हैं जो कि रजिस्टर्ड होने पड़ेंगे, किसके द्वारा? सेबी के द्वारा, सेबी के अंदर, और आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस देंगे, आपको इन्वेस्टमेंट का एडवाइस देंगे। ऐसे आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी को नहीं दे सकते हो, यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जो कि लाइसेंस कौन देगा? सेबी देगा। तो शरण हेज 1% क्लब को सेबी ने, है ना, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का क्या दे दिया है भैया? लाइसेंस ग्रांट कर दिया है, ठीक है। करंटली आप देखोगे इतने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको भारत के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज एनपीसीआई प्रपोजेस हाइक इन एटीएम इंटरचेंज फीस। दो चीजें हैं, आपके पास एसबीआई का एटीएम है और आप एसबीआई में जाते हो, दो चीजों की वजह से जाओगे, या तो आप कैश ट्रांजैक्शन के लिए जाओगे, या तो भैया आप पासवर्ड चेंज कर रहे हो, या तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर रहे हो। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है एसबीआई का एटीएम है और आप चले गए एचडीएफसी, यहां पे भैया कैश का ट्रांजैक्शन करोगे या तो भैया बैलेंस चेक करोगे। तो दो चीजें हैं, ठीक है। इन दोनों से रिलेटेड यहाँ पे चार्जेस के बारे में बात की गई है ना। कैश ट्रांजैक्शन आफ्टर कस्टमर एग्जॉस्ट
देयर फ्री ट्रांजेक्शन विच इज 5, कितना लगेगा? पहले 22 रुपए, अब 22 रुपए लगेगा, पहले 21 रुपए लगता था। पहले केस वाली बात बता रहा हूं, पहले केस जो कि अभी मैंने समझाया है ना, इस केस की बात हो। दूसरे केस की बात करूं तो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन करोगे तो 19 रुपए लगेगा, पहले 17 रुपए लगता था। नॉन कैश ट्रांजेक्शन करोगे तो पहले 6 लगता था, अब 7 लगेगा। नेक्स्ट न्यूज इज इंटरचेंज फी बोलते हैं इसको। टीपीआरएल बैंक ऑफ बड़ौदा साइन एमओयू टू फैसिलिटेट फाइनेंसिंग फॉर रेसिडेंशियल कस्टमर्स। क्या हो रहा है? तो भैया प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना, जिसको रिसेंटली 13 फरवरी 2025 को 1 साल पूरे हुए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा टारगेट क्या है इस योजना का? 1 करोड़ हाउस होल्ड तक पहुंचाना। कैसे? तो भैया हम चाहते हैं हम उनको मोटिवेट करें कि भैया अपने यहां पे आप क्या लगाओ? सोलर पैनल्स लगाओ। क्या लगाओ? सोलर पैनल्स लगाओ घरों पर। कितने घर? 1 करोड़ घर। कब तक? है ना, बताओ। तो टीपीआरएल प्लस बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक एमओयू साइन किया है, जहां पे रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर पावर पैनल्स के लिए अंडर द प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आपको लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। 6 लाख तक का लोन मिलेगा, जहां पे 60% सिर्फ इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस योजना के अंदर आपको सब्सिडी भी मिलती है 76,800 तक की। 1 किलोवाट के लिए अलग सब्सिडी, 2 किलोवाट कैपेसिटी वाली सोलर पैनल्स को लगाने के लिए अलग सब्सिडी है, 3 किलोवाट तक के लिए अलग सब्सिडी। सभी ओपन्स एल्गो ट्रेडिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर। सबसे पहले समझना जरूरी है एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है, ट्रेडिंग का मतलब समझ गए, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग किस चीज की? बाइंग सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, इंस्ट्रूमेंट्स। बट यहां पे भैया एल्गोरिदम्स के इस्तेमाल होता है, एल्गोरिदम्स के इस्तेमाल होता है। तो सभी ओपन्स एल्गो ट्रेडिंग फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भैया एल्गो ट्रेडिंग अब ओपन कर दिया गया है सभी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने अनवील किया है हर आईजोन केयर। हर आईजोन केयर नाम से समझ में आ रहा है महिलाओं के लिए है। तो बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है हर आईजोन केयर, जो कि भारत का पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, जहां पे हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है सिंगल पॉलिसी में, ठीक है। इसकी 2 वैरायटीज हैं, एक है विटा शील्ड, एक है क्रैडल केयर। विटा शील्ड का मतलब क्या है भी आप देखोगे, विटा शील्ड का मतलब क्रिटिकल इलनेस को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा। क्रैडल केयर का मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जर्नी को यहाँ पे केटर करने वाला है महिलाओं के। आरबीआई इंट्रोड्यूसेस एक्सक्लूसिव .bank.in डोमेन टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड। अगेन आरबीआई ने क्या बोला? हम लोग बैंकों को भैया डोमेन्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये डोमेन्स क्या बताएंगे? आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि भैया लेजिटिमेट है, ठीक है। तो इंडियन बैंक्स को बैंक.in का डोमेन नंबर मिलेगा एंड एनबीएफसीज को यहाँ पे fin.in का डोमेन नंबर मिलने वाला है, जिससे पता चल सके कि भैया जो आपको आपके सामने आ रहा है वो कौन है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा प्रोटेक्टेड है कि नहीं, आरबीआई के अंडर में है कि नहीं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इकॉन्स लॉन्च अमिताभ बच्चन एआई एवेटर इन 5 मोर सिटीज। इससे पहले अगर आपको याद हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने एक होलोग्राफिक एक्सटेंडेड रियलिटी डिवाइस को इनिशिएट किया गया था जुहू वाले ब्रांच में। मतलब ये लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होलोग्राम था, है ना, अमिताभ बच्चन का, अपने जुहू वाला ब्रांच में इसे लॉन्च किया था। अब 5 और नए शहर में इसे लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंजल वन एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉन्चेस मेडन एनएफओ और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स इन बोथ ईटीएफ इंडेक्स फंड फॉर्मेट। क्या हो रहा है देखो, एंजल वन विच इज गोइंग टू बी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, है ना, इसने लॉन्च किया अपना न्यू फंड ऑफर, ठीक है। कौन क्या क्या है? एंजल वन निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड, ठीक है। इसमें आप देखोगे 2 पैसिव इन्वेस्टमेंट फॉर्मेट होने वाला है, जो कि इंडिया का पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी होगा, ठीक है। एनएफओ जो है ये 10 पर यूनिट के ऊपर पे प्राइस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ऑन रिटेल एंड स्मॉल बिजनेस लोन आर सेट टू फॉल। क्या कह रहा है देखो, आरबीआई की रेपो रेट जैसी कम हुआ है ना, आरबीआई ने जैसे ही रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से गिराया, ठीक है, पीएनबी ने जो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है इसको भी भैया 25 बेसिस पॉइंट से गिरा दिया, यानी कि अब ये कितना है 9%। बैंक ऑफ बड़ौदा ने
भी रेपो लिंक लेंडिंग रेट को भैया 8.90% कर दिया, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करूं तो आरबीएल बैंक ने आरएलएलआर रेट को भैया 11.35% रखा है, ठीक है। एचडीएफसी ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट को भैया 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दिया है ना, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। एमसीएलआर क्या है, एक बेंचमार्किंग लेंडिंग रेट है, ठीक है, किसके लिए, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एंड मिनिमम रेट एट विच कमर्शियल बैंक जो है वो लेंड कर सकती है। इसे इंप्लीमेंट किया गया था अप्रैल 2016 में, ठीक है। यहां पे आप देखो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट की बात कर लेते हैं। रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट क्या होता रेट होता है भैया, है ना। ये रेट डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है रेपो रेट पे। जैसे रेपो रेट बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, रेपो रेट घटेगा ये भी घटेगा। इस इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड रेट, फंड बेस्ड रेट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड रेट, जिस जहां पे एचडीएफसी बैंक ने इसको बढ़ाया था, ये क्या होता है, ये एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट है बिलो विच गवर्नमेंट आपको, बिलो विच बैंक कैन नॉट लेंड, है ना, इस रेट से कम पे लेंड नहीं कर सकती है। और उसके बाद एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट आपको देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसे इस्तेमाल किया जाता है एज अ रेफरेंस रेट टू डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट ऑफ फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, वेरियस लोन्स के अंदर। क्लियर है। ये कंसेप्ट वाली बातें जो है ये हम लोग रेगुलर सेशन में आराम आराम से देखते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप देखोगे 48 क्वेश्चंस हुए हैं, 45 मिनट्स हो चुके हैं। इंडिया इन्फीबीम गेट्स टीपैप लाइसेंस फॉर रेडिफाई, तो यहाँ पे आप देखोगे rediff.com इंडिया की एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रेडिफ पे। इसे क्या मिल गया है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस। क्या होता है टीपैप लाइसेंस, है ना, जैसे जीपे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, है ना, ऐसे एंटिटीज, ऐसे एंटिटीज दैट डेवलप एंड ऑफर यूपीआई एप्लीकेशन, यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन लाइक मोबाइल वॉलेट्स हो गए, है ना, एक्सेट्रा, ठीक है। आरबीआई बाइज 72.6 टन गोल्ड इन 2024। तो यहां पे क्या कह रहा है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट है जहां पे आरबीआई की जो टोटल गोल्ड रिजर्व है 2024 में वो कितनी है, इतनी है, जिसकी टोटल वैल्यू इतने बिलियन है। अगर मैं 2024 की तीन सबसे बड़ी गोल्ड बायर्स की बात करूं कि 2024 में सबसे ज्यादा गोल्ड किसने परचेज किया, तो पोलैंड में, तीसरे नंबर पे इंडिया। इंडिया ने 2024 में इतने टन्स गोल्ड परचेज किया है। इंडिया की रैंकिंग 9th है ना, जहां पे ऐसे कंट्रीज जिन्होंने फॉरेक्स रिजर्व में एज गोल्ड रखा हुआ, इसमें इंडिया की रैंकिंग 9th है। नंबर 1 पे आपको यूएस देखने को मिलेगा, ठीक है। सभी प्लेटफॉर्म मित्रा टू हेल्प इन्वेस्टर्स ट्रेस इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज, है ना भैया, सभी ने इंट्रोड्यूस किया है मित्रा प्लेटफॉर्म। मित्रा प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवेबल एसेट, ठीक है। इसे डेवलप किया गया है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स के द्वारा। ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की मदद से आपकी, है ना, जो लॉस म्यूचुअल फंड फोलियोज है ना, ऐसे म्यूचुअल फंड फोलियोज, ठीक है, पोर्टफोलियोज जिनके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुए हैं पिछले 10 सालों में, उनको ट्रेस करने का काम किया जाएगा। आरबीआई फॉर्म्स वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू ट्रेडिंग सेटलमेंट टाइमिंग ऑफ रेगुलेटेड मार्केट्स। तो आरबीआई ने 9 मेंबर की एक वर्किंग ग्रुप को स्टैब्लिश करने की बात की गई है, जहां पे ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट टाइमिंग की बात हो रही है ना। ट्रेडिंग टाइमिंग की क्या बात क्या होती है, व्हाट इज ट्रेडिंग टाइम, है ना। ट्रेडिंग टाइम होता है, जैसे स्टॉक मार्केट की बात करूं तो ट्रेडिंग का टाइम कब शुरू होता है ना, 7 से लेकर दोपहर को 3:30 तक होता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बात है। दूसरा सेटलमेंट टाइम क्या होता है, सेटलमेंट डेट क्या होता है भैया, ट्रेड जब ऑफिशियल हो जाता है, ट्रेड जब ऑफिशियल हो जाता है, ठीक है।
तो इससे रिलेटेड सजेशंस के लिए एक कमेटी को फॉर्म किया गया है जिसको लीड करेंगे राधा श्याम राठौर, है ना। रिपोर्ट 30 अप्रैल 2025 तक प्रेजेंट कर देने की बात की गई है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की बात हो रही है। देखो, इन्फ्लेशन के दो इंडेक्सेस होते हैं, है ना। एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। ये किसकी बात करता है, याद रखना, ये बात करता है ना, ऐसे गुड्स की जो कि होलसेल मार्केट में बेचे, होलसेल मार्केट में। और ये बात करता है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है। WPI के भैया के अंदर आपको तीन टाइप के प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, एक प्राइमरी प्रोडक्ट, फिर फ्यूल एंड पावर, एंड एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है ये 2.31% है ना, प्रोविजनल, जहाँ पे बेस ईयर 11-12, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। 14 तारीख को इसकी रेट आती है। सभी प्रपोजल्स रूल्स टू बीफ ऑफ ERP फ्रेमवर्क, ठीक है। ERP फ्रेमवर्क से पहले आपको ESG समझने की जरूरत होगी। ESG क्या है भैया? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, सोशल एंड गवर्नेंस। देखो, गवर्नेंस, ठीक है, क्या होता है, इंडस्ट्रीज, कंपनीज इन बातों पे ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है, इसी के लिए ESG ERP को लाया गया, यानी कि ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स को इशू किया गया। ये रेटिंग प्रोवाइडर्स कंपनीज को ये देखने का काम करती हैं कि वो इन्वायरमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, गवर्नेंस के लिए कैसा काम कर रही है या गवर्नेंस कैसा कर रही है, ठीक है। तो सभी प्रपोज किया न्यू मेजर्स टू स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ ESG रेटिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है। ERP एंटिटीज प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस रेटिंग, ERP वो एंटिटीज है जो कि ESG रेटिंग्स देने का काम करेगी कंपनीज एंड ऑल को, ठीक है। Internal audit and composition of nomination and remuneration committee for category 2 ERP to be mandated after 2 years after issuance of new rules. न्यू रूल्स के बाद न्यू रूल्स के 2 साल के बाद इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। सचिन बंसल जी रिजाइन कर रहे हैं एज नवी CEO, ठीक है, बट एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में ये काम करते रहेंगे। तो राजीव नरेश, इनको नया CEO अपॉइंट किया गया है नवी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, क्योंकि सचिन बंसल ने रिजाइन कर दिया है। अभिषेक द्विवेदी को न्यू CEO बनाया गया है नवी फिनसर्व लिमिटेड का, एंड सचिन बंसल को अपॉइंट कर दिया गया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नवी ग्रुप का। सभी इश्यूज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, है ना, किसके किसके बीच में हो रहा है, कंपनीज के बीच में एंड रिलेटेड पार्टी के बीच में। रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या हो गया, है ना, इसी कंपनी की सब्सिडरी हो गए, डायरेक्टर हो गया, मतलब क्या हो रहा है, कंपनी जो है ना, कंपनी आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रही है। तो सभी इंट्रोड्यूसेस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम फॉर मिनिमम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लिस्टेड एंटिटीज। लिस्टेड एंटिटीज को भैया, है ना, ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करते हैं। ये जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम है, यहाँ पे 3 इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, फिक्की, CII एंड एसोचैम के। 1 अप्रैल से ये इफेक्टिव होने पड़ेगा, क्योंकि आप देखो, अगर कंपनी और रिलेटेड पार्टीज के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो आपकी कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये जानकारी होनी चाहिए, ऑडिटर्स को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। RBI रिप्लेसेस बोर्ड ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर अमिड गवर्नेंस कंसर्न। तो भैया अगर आपको याद हो, 122 करोड़ का यहाँ पे फ्रॉड हुआ था, है ना, 122 करोड़ का, ठीक है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक था, जहां पे अभी रिसेंट की न्यूज बताऊं तो 27 फरवरी के बाद से, 27 फरवरी के बाद से जो डिपॉजिटर्स है वो 25,000 रुपए मैक्सिमम, 25,000 रुपए मैक्सिमम जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो RBI सुपरसीडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। श्रीकांत साहब जो कि CGM थे, एक्स CGM है SBI के, ठीक है, इनको एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और 12 महीने के लिए भैया ये रिप्लेसमेंट जो है इफेक्टिव होने वाला है, मतलब 12 महीने तक अब इसके अंदर ही। Desantro unveils India's first self-hosted CKYC solution to align with CERSAI new compliance mandate। सबसे पहले CERSAI क्या होता है? CERSAI, है ना, ये फ्रॉड्स चेक करता है। कैसा फ्रॉड्स? लेट्स से भैया, है ना, एक प्रॉपर्टी है और इसी प्रॉपर्टी पे बार बार लोन लिया जा रहा है,
इस टाइप के फ्रॉड्स को चेक करने का काम कौन कर रहा है? सेरसाई कर रहा है। याद रखना, सेरसाई जो है एक जॉइंट इनिशिएटिव है ना, बहुत सारे एंटिटीज का, बट यहाँ पे 50% स्टेक आपको नेशनल हाउसिंग बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे स्टैब्लिश किया जाता है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो यहाँ पे पहला फुली कंप्लाइंट सेल्फ होस्टेड सी केवाईसी को इनिशिएट किया जा रहा है सेंट्रो के द्वारा, मतलब सरसाई के नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है ये। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है अनमोल सेविंग अकाउंट। अनमोल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का पहला पीएसयू सैलरी अकाउंट होने वाला है, जहां पे साइबर फ्रॉड कवर मिलने वाला है। तो बेसिकली इंश्योरेंस जो प्लान है ये सिर्फ किसके लिए है, या सैलरी अकाउंट जो है ये किसके लिए है? सैलरीड लोगों के लिए है। इसमें आपको एक स्पेशल नाम का इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, जो कि साइबर फ्रॉड कवर मिलेगा, देगा आपको 1.5 लाख तक सीनियर सिटीजन्स को। ठीक है, एंड प्रोफेशनल्स को 25,000 से 50,000 तक का। उसके बाद से स्पेशल गोल्ड वुमेन अकाउंट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे 5 लाख तक का कवर मिलेगा कैंसर के लिए वुमेन्स को। उसके बाद अनमोल सेविंग अकाउंट भी है, यहाँ पे जीरो बैलेंस सैलरी फैमिली अकाउंट है 5 फैमिली मेंबर्स के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर अपॉइंट्स पीडी सिंह एज इंडिया सीईओ। तो यहाँ पे पीडी सिंह को अपॉइंट किया गया है एज सीईओ ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से इनका अपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनवील किया है बीमा ट्रिनिटी प्लान अनवील्स इंश्योरेंस सेक्टर एट 9th बीमा मंथन। तो बाई 9th बीमा मंथन एक मीटिंग था, ठीक है, जहां पे आप देखोगे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह पार्टिसिपेट करती हैं। 13 से 14 फरवरी के बीच में से कंडक्ट किया जाता है। इंश्योरेंस सेक्टर को कैसे हम लोग अच्छे से ग्रो करवा सकें, कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, ये सारी चीजें इवेल्युएट हो रही है। यहाँ पे बीमा ट्रिनिटी को लॉन्च किया गया है। बीमा ट्रिनिटी के भैया 3 कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, बीमा सुगम, बीमा विस्तार एंड बीमा वाहक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र रिसीव्स आरबीआई अप्रूवल फॉर ओपनिंग गिफ्ट सिटी ब्रांच। तो यहाँ पे गिफ्ट सिटी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? गांधीनगर गुजरात के अंदर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को आरबीआई का अप्रूवल मिल गया है कि भैया वो गिफ्ट सिटी यानी कि गांधीनगर गुजरात में ऑफशोर बैंकिंग सर्विसेज ऑपरेशंस को देख सकती है, कंडक्ट कर सकती है। सभी रिवाइजेस टाइमलाइन फॉर इशुएंस ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट फॉर डिपॉजिटरीज या कोई भी कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा भैया? है ना, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ना, सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिसमें आपको एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है अवेलेबल हो। किसके लिए? डिपॉजिटरीज के लिए अवेलेबल हो। तो यहां पे भैया सभी रिवाइज टाइमलाइन फॉर इशुएंस ऑफ कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट बाय डिपॉजिटरीज, है ना, डिपॉजिटरीज इससे अवेलेबल। डिपॉजिटरीज क्या होता है भैया? है ना, ये सिक्योरिटी को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करती है इन्वेस्टर के लिए। यानी कि डिपॉजिटरीज जो है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो है ना, प्रेजेंट करेगी। ठीक है, सभी के पास। और ये नियम 14 में 2025 से इंप्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, नाउ डेटा शुड बी सबमिटेड विद इन 5 दिन 5 डेज फ्रॉम एंड ऑफ मंथ, है ना, मंथ के 5 दिन पहले ही कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा सभी के पास। दोज हु हैव ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, अगर भैया इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी करना पड़ेगा तो हर महीने के 12 तारीख को डिलीवरी कर दो। नेक्स्ट इज लोकसभा सिलेक्शन कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन इनकम टैक्स बिल। तो यहाँ पे एक कमिटी को स्टैब्लिश किया जा रहा है, जहां पे 31 एमपीज है। इसके चेयरमैन है इस पर्टिकुलर सिलेक्शन कमिटी के बैजयंत जय पांडा जी। ठीक है, और ये एग्जामिन करेगा इनकम टैक्स बिल 2025। इसे प्रेजेंट किया जाएगा मॉनसून सीजन में। ठीक है, पहला क्या होता है? बजट सीजन। कब से कब तक चलता है? फरवरी से लेकर मई तक। इसके बाद मॉनसून सीजन शुरू होगा, है ना, जुलाई से सितंबर के बीच में। और विंटर सीजन चलेगा नवंबर दिसंबर में। ठीक है, तो अपनी रिकमेंडेशन मॉनसून सीजन में देंगे। RBI has imposed penalty totaling 68.1 लाख on 2 banks। तो RBI ने इम्पोज किया है 61.40 लाख का पेनल्टी ऑन नैनीताल बैंक एंड 6.70 लाख का पेनल्टी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड 5.80 लाख का पेनल्टी श्रीराम फाइनेंस के ऊपर। नेक्स्ट इज SBI कार्ड अपॉइंट सलीला पांडे एज न्यू एमडी एंड सीईओ 1 अप्रैल 2025 से इनका टेन्योर शुरू हो चुका है। तो सलीला पांडे हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज 2 सालों के लिए 1 अप्रैल 2025 से इनका टेन्योर शुरू होगा।
बैंक ऑफ इंडिया हैज रेज्ड 2690 करोड़ विया इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स का मतलब देखो, बॉन्ड्स क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स होगा, यानी कि इस बॉन्ड को आप इशू कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसे रेस करने के लिए। 10 सालों का ये बॉन्ड है, टोटल इतना रेस किया जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब होता है इतना भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है, अगर बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। और ये बैंक ऑफ इंडिया का तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, याद रखना। इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्चेस आधार बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एपीआई बैंकिंग सर्विसेज। तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है, इसने अपना 89 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया, कब, 10 फरवरी 2025 को, जहां पे इसने आधार ओटीपी बेस्ड अकाउंट ओपनिंग एंड एपीआई बैंकिंग फैसिलिटीज की शुरुआत की, ठीक है, मतलब आधार की मदद से अकाउंट अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा आपका, ठीक है, एंड एपीआई बेस्ड बैंकिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड होने। पेटीएम ने लॉन्च किया है जन निवेश स्कीम, किसके साथ कोलैबोरेट करके, एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ। तो पेटीएम ने एसबीआई म्यूचुअल फंड के साथ कोलैबोरेट करके जन निवेश स्कीम को इनिशिएट किया है, जो कि एक एसआईपी प्रोडक्ट है। एसआईपी का मतलब क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹250 है भैया। इसे लॉन्च किया जा रहा है सेबी की फॉर्मर चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है स्मार्ट पेंशन प्लान। तो एलआईसी ने लॉन्च किया है स्मार्ट पेंशन प्लान, ठीक है, आपके पास वैरायटी ऑफ एन्युटी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। मिनिमम परचेस प्राइस 1 लाख है। 18 से ज्यादा लोग, 18 से ज्यादा उम्र के लोग जो है वो एलिजिबल है। मैक्सिमम एज जो है 65 से 100 इयर्स है, डिपेंडिंग ऑन अपॉन एन्युटी ऑप्शन, ठीक है, एन्युटी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है 2 नया प्रोडक्ट, एक का नाम है केबीएल स्त्री, एक का नाम है केबीएल वन फैमिली वन बैंकिंग प्रोग्राम। तो कर्नाटका बैंक ने 2 नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है ऑन द ओकेजन ऑफ 101st फाउंडेशन डे ऑफ कर्नाटका बैंक, जो कि सेलिब्रेट किया गया 18 फरवरी को। केबीएल स्त्री पहला प्रोडक्ट है, जो कि एक सेविंग अकाउंट स्कीम है। केबीएल वन फैमिली वन बैंकिंग प्रोग्राम जो है, ये एक बैंकिंग सॉल्यूशन है दैट लिंक्स फैमिली अंडर वन आईडी। एक आईडी के अंदर सभी फैमिली मेंबर्स को लिंक करेगा। सेवा सर्विस अवेलेबिलिटी वेब पेज। तो यहां पे सेवा को इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के द्वारा, जो कि कस्टमर्स को एम्पावर करेगा कि भैया डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं। मतलब क्या कह रहा है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन अपने सेवा इनिशिएटिव के जरिए कस्टमर्स को यह सुविधा प्रोवाइड करना चाहता है कि कस्टमर्स को यह जानकारी हो सके कि बैंकिंग सर्विसेज जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। 9 बैंक्स ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं, ठीक है, और यहां पे हर 10 मिनट में डेटा जो है वो रिफ्रेश होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है आरबीआई डेटा, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई डेटा, तो यहाँ बेसिकली इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हम लोग इकोनॉमिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के अंदर आपको एक बैंकिंग आउटलेट सेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे हो तो आपके आसपास 20 किलोमीटर पे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक है, तो ये भी आपको बता देगा। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी सेट्स अप पैनल लेड बाय एक्स एसबीआई चेयरमैन खारा साहब टू इंप्लीमेंट अमेंडमेंट टू इंश्योरेंस लॉ। तो यहाँ पे एक 7 मेंबर्स की कमिटी को स्टैब्लिश किया गया है, जहां ये कमिटी रेकमेंड करेगी, है ना, इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर कोई सजेशंस हो, कोई रिकमेंडेशन हो। इस 7 मेंबर्स की कमेटी को लीड करेंगे दिनेश कुमार खारा, जो कि फॉर्मर एसबीआई के चेयरपर्सन। फेडरल बैंक ने अनवील किया है एक नया नॉन रेसिडेंट सेविंग अकाउंट वेरिएंट, जिसका नाम है प्रोस्पेरा। कहां से अनवील किया गया है, दुबई से, ठीक है, प्रोस्पेरा। यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस बेनिफिट मिलने वाला है 60 लाख तक का। एनएसडीएल सीडीएसएल ये दोनों डिपॉजिटरीज हैं, इन्होंने लॉन्च किया यूनिफाइड एप्लीकेशन टू स्ट्रीमलाइन फाइनेंशियल डेटा। तो एनएसडीएल सीडीएसएल क्या मदद करती है, इन्वेस्टर्स के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने का काम करती है। तो यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया यूनिफाइड एप्लीकेशन, एक ऐसा एप्लीकेशन, ठीक है, जिसका नाम क्या, यूनिफाइड इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म, है ना, किसके लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, जिसके लिए आप देखोगे एनएसडीएल का, है ना, स्पीडी एंड सीडीएसएल का माई इजी कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे अवेलेबल होने वाला है, इन्वेस्टर्स को मदद करेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो रिकमेंड्स पंत एंड पटनायक फॉर 2 MD वैकेंसीज एट एलआईसी। तो यहाँ पे भैया एलआईसी के अंदर एमडीज के रूप में इलेक्ट किए जा रहे हैं दिनेश पंत एंड रत्नाकर पटनायक साहब, ठीक है।
ठीक है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों लोग जो है रिटायर हो गए थे। आरबीआई रिटायर होने वाले हैं, सॉरी रिटायर होने वाले हैं ना, हाँ रिटायर होने वाले हैं। आरबीआई imposes penalty on सिटी बैंक फॉर वायलेशन ऑफ नॉर्म्स। तो यहाँ पे आरबीआई ने 39 लाख रुपीस का पेनल्टी इंपोज किया है सिटी बैंक के ऊपर। 6.20 लाख का पेनल्टी इंपोज किया है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस के ऊपर, एंड 1.50 लाख का पेनल्टी इंपोज किया जेएम फाइनेंशियल होम लोन्स के ऊपर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही। आरबीआई प्रपोजेस स्क्रैपिंग फोरक्लोजर चार्जेस ऑन लोन फॉर दिस बोरोवर्स। आपने कोई लोन लिया आज, इस लोन की इस लोन को चुकाना था आपको 5 सालों में, बट अचानक से आपके पास पैसा आ गया, आपने इस लोन को चुका दिया। ऐसे केसेस में बैंक आपसे फोर क्लोजर चार्जेस लेती है। पर आरबीआई ने बोला भैया कि जो रिटेल बोरोवर्स हैं एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वाले बोरोवर्स हैं, उनसे फोर क्लोजर चार्जेस हम लोग नहीं लेंगे। अब तक आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल का 4 से 5% जो है वो फोर क्लोजर चार्जेस के रूप में लिया जाता है। आरबीआई 10 बिलियन यूएस डॉलर आईएनआर स्वैप ऑक्शन। यूएस डॉलर आईएनआर स्वैप ऑक्शन में क्या होता है, देखो इसको करने के पीछे आरबीआई का मोटिव क्या है? लिक्विडिटी लिक्विडिटी डिमांड को पूरा करना। लिक्विडिटी डिमांड को पूरा करना कैसे होगा भैया? सबसे पहले क्या करेगा आरबीआई, जिस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड जिस चीज की जरूरत होगी, लेट्स से रुपया की जरूरत है, रुपया की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, यूएस डॉलर बैंकों से ले लेगा, उसके बदले क्या दे देगा, इंडियन रुपीस दे देगा। ठीक है। और प्रॉमिस करेगा कि एक पर्टिकुलर तारीख को मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर तारीख को बाई बैक कर लूंगा, बाई बैक कर लूंगा। ठीक है। तो आरबीआई 10 बिलियन का यूएस डॉलर आईएनआर स्वैप ऑक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के रख लेना। तो आईएनआर स्वैप ऑक्शन टू कंडक्ट यूएस डॉलर आईएनआर बाई सेल स्वैप ऑक्शन कितने का, 10 बिलियन का। ये 3 सालों के लिए किया जा रहा है। ठीक है। 28 फरवरी को हुआ। इसका स्पॉट डेट, मतलब जब कंडक्ट होगा, ये 4 मार्च 2025 होगा, और फारलेक डेट जो है 6 मार्च होगा। ठीक है। एंड यहां पे देखो, ऑथराइज डीलर्स कैटेगरी 1 बैंक्स सिर्फ यही पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑक्शन में। पर याद रखना, $10 मिलियन के डिनोमिनेशन में ही आप बोली लगा सकते हो, और ये मतलब ये बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे। पेटीएम लॉन्चेस इंडिया का पहला सोलर साउंड बॉक्स फॉर मर्चेंट 11 भाषाओं में। साउंड बॉक्स मतलब समझ गए ना, साउंड बॉक्स आप जब भैया पेमेंट करते हो, इसी को देख के पेमेंट करते हो, बट ये जो है या तो बैटरी से चल रहा होगा या तो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा होगा। बट अब क्या किया गया, यहाँ पे एक सोलर पैनल लगा दिया गया, धूप में रखोगे चार्ज होगा बढ़िया से, और आपको 11 भाषाओं में बताने वाला है, जिस भी भाषाओं में आप चाहते हैं। ठीक है। ऑडियो। आउटवर्ड रेमिटेंस क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? अगर मैं आउटवर्ड रेमिटेंस की बात करूं यहां पे, तो इंडिया से पैसा कहां जा रहा है भैया? अब्रॉड जा रहा है। या तो पर्सन के नाम पे जा रहा है या तो कंपनी के नाम से जा रहा है। ठीक है। अब डिक्लाइन इन आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। देखो, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को इनिशिएट कब किया गया? 2004 में, है ना। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को इनिशिएट किया गया 2004 में, कि एक व्यक्ति $2.5 लाख से ज्यादा एक साल में भैया सेंड नहीं कर सकता रेमिटेंस। खैर, आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर आरबीआई लिबरलाइज स्कीम ये ड्रॉप हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। कितना? 20.15% ड्रॉप हो रहा है। कितना पहुंच गया है? 22.82 बिलियन इन अप्रैल दिसंबर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25। अमाउंट रेमिटेड अंडर एलआरएस 22.82 बिलियन इन 9 मंथ्स एंडिंग दिसंबर 2024। पहले आप देखो ये कितना था, 24.80 था, तो ये ड्रॉप हो रहा है ऑब्वियसली। आउटवर्ड रेमिटेंस इंक्रीज 3.3 ईयर ऑन ईयर इन Q3 फाइनेंशियल 24। पहले की बात हो रही है, Q3 फाइनेंशियल 24 में ये इंक्रीज हुआ था, बट अब डिक्लाइन हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया launches 3 initiatives to boost mutual fund accessibility, financial literacy and investment recovery। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने 3 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। एक का नाम है एसआईपी, है ना, छोटी एसआईपी, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसके बाद तरुण योजना, यंग इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करने की बात हो रही है। एंड जो आपके म्यूचुअल फंड फोलियोस हैं जो कि 10 साल से ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनको ट्रेस करने की बात भी की जा रही है। छोटी एसआईपी में आप ₹250 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं।
नेक्स्ट न्यूज, इंडिया लीस्ट फेवर्ड है स्टॉक मार्केट के अंदर। म्यूचुअल फंड सर्वे बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा एक सर्वे आया जहां पे बताया गया है कि इंडिया जो है वो लीस्ट फेवरेट स्टॉक मार्केट है एशिया पैसिफिक रीजन में, और एशिया पैसिफिक रीजन में सेकंड नंबर पे है ये। तो लीस्ट कितना है? थाईलैंड, ठीक है। 19% ऑफ फंड मैनेजर्स आर अंडरवेट ऑन इंडियन इक्विटीज फॉर फ्रॉम अ 12 मंथ पर्सपेक्टिव। फेवरेट इन एपेक रीजन में जो फेवरेट स्टॉक मार्केट है कौन सी देश की है? जापान की है। इंश्योरेंस फर्म आस्क्ड टू कंट्रीब्यूट कैपिटल टू बीमा सुगम। बीमा सुगम जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, कुछ कुछ समय में भैया 500 करोड़ का उसे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, बट इनिशियली 300 करोड़ की। बीमा सुगम इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज अ मास्टर डायरेक्शन फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को ही हम लोग बैड बैंक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैड बैंक्स, जो कि बैंकों की एनपीए या बैड लोन्स को एक्वायर करती है एट डिस्काउंटेड प्राइस कर लो, या फिर कुछ कैश में और कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में। आरबीआई हैज मैंडेटेड एआरसी टू मेंटेन अ मिनिमम न्यू फंड ऑफर। न्यू 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 ओन्ड ऑफर मतलब क्या होता है भैया? न्यू ओन्ड ऑफर, ऑफर मतलब है ना एआरसी। एआरसी की वो कैपिटल जो कि उसकी है, मतलब यहां पे बोरोइंग और लाइबिलिटी को माइनस कर दिया जाता है। बोरोइंग प्लस लाइबिलिटी को माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। तो एआरसी टू मेंटेन अ मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ 300 करोड़ इन अ फेज मैनर भैया। अक्टूबर 2022 तक 100 करोड़, मार्च 31 2024 तक 200 करोड़, एंड 31 मार्च 2026 तक 300 करोड़, ठीक है। एआरसी की शुरुआत 11 अक्टूबर 2022 को हुई, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इंडसइंड बैंक बिकम्स ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर ऑफ पीजीटीआई यानी कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर इंडिया। तो इसके ऑफिशियल पार्टनर कौन बन गया? इंडसलैंड बैंक, याद रखना, ठीक है। ऑल्सो इंडसलैंड बैंक का एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है इंडसलैंड फॉर स्पोर्ट्स, जिसे इनिशिएट किया गया था 2016 में, और इसी के अंदर ये गिफ्ट सिटी पार्टनर्स विद Zaggle to launch prepaid citizen card and visitor management system। तो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात Zaggle के साथ कोलैबोरेट कर रही है, जहां पे को ब्रांडेड प्रीपेड सिटीजन कार्ड एंड विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 5 सालों का कोलैबोरेशन है। मतलब गिफ्ट सिटी में कोई अगर आएगा तो विजिटर्स मैनेजमेंट कार्ड को इनिशिएट किया जा रहा है, साथ ही साथ प्रीपेड सिटीजन को ब्रांडेड प्रीपेड सिटीजन कार्ड भी। सभी फाइन्स बीएसईज आईसीसीएल 5 करोड़ फॉर रेगुलेटरी वायलेशन। तो इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर पेनल्टी इंपोज किया गया है, कितने का? 5.05 करोड़ का, ठीक है। और 45 दिनों के अंदर आपको वापस करना है, ठीक है। 4 में से 4 एलिगेशंस लगाए गए थे, जिसमें से 3 में इसे गिल्टी जो है वो पाया गया है अंडर दिस सेबी एक्ट। साउथ इंडियन बैंक लॉन्चेस एसआईबी क्विक पीएल अ फुली डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म। तो साउथ इंडियन बैंक ने एक प्लेटफॉर्म को इनिशिएट किया है जिसका नाम है एसआईबी क्विक पीएल, जो कि एक डिजिटल पर्सनल लोन प्लेटफॉर्म होने वाला है, ठीक है। सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स जो है वो अनसिक्योर्ड यानी कि कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं 10 मिनट के अंदर, ठीक है। आरबीआई इंक्रीजेस स्मॉल वैल्यू लोन सेलिंग पर बोरोवर टू ₹3 करोड़ फॉर दीज बैंक। तो आरबीआई क्या कह रहा है? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपको याद रखना है ना, ये आपको सेमी अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा। रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा, सॉरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, सॉरी, सेमी अर्बन एंड अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगा। उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने का काम ये करने वाला बैंकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आरबीआई इंक्रीज स्मॉल वैल्यू लोन सीलिंग पर बोरोवर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है ना, पर बोरोवर कितना का लोन दे सकता है? तो 3 करोड़ पर बोरोवर। It also increased aggregate exposure of a UCB to housing, real estate and commercial real estate loans to 25%। मतलब of the total capital of the UCB यानी कि urban cooperative banks, real estate, commercial real estate, housing के लिए 25% of the total capital आप दे सकते हो, ठीक है। ये एक बार देख लेना, ठीक है। इनको कैटेगराइज भी किया जाता है, देखो है ना, टायर 1 2 3 4 करके कैटेगराइज किया जाता है। टायर 1 2 3 4, जिसकी यहाँ पे कैपिटल 100 करोड़ है, यहाँ पे कैपिटल 100 से 1000 करोड़ है, यहाँ पे 1000 से 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, और ये 10,000 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। तो एक बार ना ये वाला देख लेना, वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है 3 करोड़ पर बोरर की सीलिंग यहाँ पे लगाएगी।
आरबीआई लोअर्स रिस्क वेटेज ऑफ बैंक्स एक्सपोजर टू एनबीएफसी। देखो कभी भी आरबीआई जो है, देखो शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या करती है, लैंडिंग प्रोवाइड करेगी किसको, एनबीएफसी को एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को, ठीक है। अब जब भी रिस्क वेटेज कम किया जाएगा, यानी कि आपको कम कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत है, यानी कि आप ज्यादा लोन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ केसेस में देखो अब 100% कर दिएगा, पहले 125% था, कुछ केसेस में 75% है। आरबीआई अलाउस विड्रॉल ऑफ अप टू 25,000। हमने देख लिया कि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक 122 करोड़ का यहाँ पे फ्रॉड हुआ था। अब जो डिपॉजिटर्स हैं वो 25,000 रुपए पर डे जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। गवर्नमेंट सीक मर्चेंट बैंकर्स फॉर स्टेक सेल इन पीएसयू बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो गवर्नमेंट का एक नियम है, क्या नियम है भैया, जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं अदर देन, हाँ जी, जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं, हाँ जितने भी लिस्टेड कंपनीज है भैया उनको 75%, मैक्सिमम ऑफ 75% का होल्डिंग वो रख सकते हैं। 25% जो है वो पब्लिक के लिए होने की जरूरत है, 25% पब्लिक के लिए होने की जरूरत है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या कर रही है, डाइल्यूट कर रही है अपने स्टेक्स, ठीक है। तो आप देखोगे 5 पब्लिक सेक्टर लेंडर को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेक्स 75% करने पड़ेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टेक 86.46% है, तो इसको 75, इसको 75, इसको 75, इसको 75, ठीक है। आ, आप देखोगे मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 25% तो होना चाहिए पब्लिक के पास। गवर्नमेंट करंटली ओन्स 82.4% इन जीआईसी री इंश्योरेंस कंपनी, इसको ही 75 करना पड़ेगा। फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसको ही 75 करना पड़ेगा। पर याद रखना एलआईसी को 16 मई 2027 तक का टाइम दिया गया है 10% के लिए, है ना। एलआईसी में गवर्नमेंट का स्टेक पूरा का पूरा है, लगभग बहुत ज्यादा है, तो 10% भी कर दे। डिजिट इंश्योरेंस पार्टनर्स विद केएमटी टू ऑफर एयर क्वालिटी इंडेक्स बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। मतलब क्या कह रहा है, देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपकी आपकी शहर की एयर क्वालिटी कैसी है कैसा पता चलेगा, अगर जीरो के नजदीक है, ध्यान से समझना। मन डोला, अरे क्या हो गया, ओ ठीक है ठीक है। हाँ, अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं, तो अगर आप जीरो के नजदीक है तो यानी कि एयर क्वालिटी बेस्ट है, अगर 500 के नजदीक है यानी कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सीवियर है। तो भैया शहरों में, यहां पे अगर किसी शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना है, यानी कि भैया सिचुएशन बहुत खराब है, आप बाहर काम पे नहीं जा पाओगे। बाहर काम पे नहीं जा पाओगे इसका मतलब जो डेली वेजेस वाले लोग हैं उनको तो नुकसान हो गया। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से गो डिजिट प्लस केएमडी मुंबई ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला एक्यूआई बेस्ड पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसी। 6,200 माइग्रेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को यह मदद करेगा दिल्ली एनसीआर रीजन में। जैसे ही एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पहुंच गया, मैंने आपको बताया है ना, क्या बताया सर, मैंने बताया 500 के जितने नजदीक होगा ये सीवियर कंडीशन है ना। तो आपको भैया अगर डेली एक्यूआई जो है 2 बार से ज्यादा 400 पार हो गया तो भैया आप इसमें आ जाओगे, 6,000 तक का आपको कंपनसेट मिलेगा, ठीक है। इससे पहले भी आप देखोगे गुजरात के अंदर वुमेन लेबर्स के लिए गो डिजिट ने ऐसा ही एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। नेक्स्ट न्यूज, पीएनबी पार्टनर्स विद आईटीबीपी टू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव बैंकिंग बेनिफिट। तो पंजाब नेशनल बैंक आईटीबीपी के साथ, जिनको हम हिमवीर्स के नाम से भी जानते हैं, ये इनके साथ एमओयू साइन करिए जहां पे हम लोग इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे आईटीबीपी में काम करने वाले लोगों को। 9th एडिशन ऑफ इवॉल्व, इसे होस्ट किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा 10 शहरों में, है ना, इसे लॉन्च किया गया, आप देखोगे, ठीक है। इवॉल्व सीरीज एक्सिस बैंक के द्वारा 2014 में पहली बार इनिशिएट किया गया था। यस बैंक जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कौन सा वाला, मुंबई वाला, जहां पे हम एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव 2025 को होस्ट कर रहे हैं, जहां पे यस एक्सपोर्ट नाम की एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जहां पे एमएसएमई को हम लोग ग्लोबली एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पे यस पावर अप जो कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एनहांस करने की बात कर रहा है। ऑल्सो यहीं पे फेडरल बैंक ने एक टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है। 5 से 20 साल का टेन्योर है, 15 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसिडरिंग इशूइंग 50 ईयर बॉन्ड इन द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। अब तक गवर्नमेंट ने 40 साल का ही बॉन्ड अब तक इशू किया था, 50 साल का बॉन्ड जो है वो इशू करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का टारगेट है ना, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये पैसा जो है यहीं पे लगेगा। सभी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड टू डिप्लॉय फंड विद इन 30 दिन ऑफ न्यू फंड ऑफर। न्यू फंड ऑफर से जो पैसा कलेक्ट किया गया उसको डिप्लॉय करने की बात की गई 30 दिनों के अंदर, ठीक है। ये 1 अप्रैल 2025 से इंप्लीमेंट हो जाने वाला है। सिडबी साइंस एमओयू विद टाटा कैपिटल लिमिटेड टू स्ट्रेटन एमएसएमई फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे सिडबी प्लस टाटा कैपिटल लिमिटेड एक एमओयू साइन कर रही है जहां पे एमएसएमईज को यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात हो रही है। सभी लॉन्चेस बॉन्ड सेंट्रल, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का मतलब जो इशू किया जाता है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, कंपनीज के द्वारा। मोटिव क्या है? फंड रेज करना। तो एक डेटा सेंटर जो कि बताएगी कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स ने अब तक कैसा परफॉर्म किया था, जिससे इन्वेस्टर को मदद मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में। मर्चेंट लॉयल्टी कैशबैक प्रोग्राम। तो यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने अनवील किया है मर्चेंट लॉयल्टी या कहो कैशबैक प्रोग्राम, ठीक है। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के प्रोग्रामेबिलिटी के ऊपर काम करने वाली है, ठीक है, जिसे हम ई करेंसी भी कहते हैं। गवर्नमेंट गिव्स 2 ईयर मोरेटोरियम एक्सटेंशन टू रेलवे। तो कोविड के टाइम पे भैया, है ना, कोविड के टाइम पे 79,398 करोड़ का लोन लिया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा। किससे? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जिसमें से इतना जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन था, बाकी जो है वो इंटरेस्ट का था, ठीक है। अब यहाँ पे भैया क्या दिया जा रहा है? 2 साल का मोरेटोरियम, यानी कि एक पीरियड दे रहा है, ग्रेस पीरियड दे रहा है। फाइनेंशियल 26 तक अपना पैसा वापस कर दो भैया सरकार का। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रा एंड डेवलपमेंट ने रेज किया है 5,000 करोड़ विया 15 ईयर बॉन्ड एट 7.25% कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट का मतलब होता है इसमें एक ऐसा रेट जिसमें इन्वेस्टर सोचता है इतना तो मुझे मिलेगा ही। 5,000 करोड़ का 15 साल का बॉन्ड है, कट ऑफ रेट 7.25%, ठीक है। इसके बाद पीएफसी ने रेज किया है 3,950 करोड़, है ना, 10 से 20 साल का बॉन्ड है, कट ऑफ रेट 7.24%, 7.25% है, डिपेंड करेगा मेच्योरिटी पीरियड पे बेसिकली। इंडिया पेस 37.64 मिलियन टू यूएन रेगुलर बजट। अब यूनाइटेड नेशंस जो है वो क्या काम है? पीस एंड सिक्योरिटी को एनहांस करना, साथ ही साथ और भी बहुत सारे इसके ऑपरेशंस होते हैं। तो उस चीज के लिए पैसे कहां से आएंगे? उसके मेंबर कंट्रीज से उनको पैसे आएंगे। तो इंडिया को पे करना था $37.64 मिलियन, ठीक है, और उसका पेमेंट जो है भारत ने कर दिया है 31 जनवरी 2025 को, ठीक है। और इंडिया 35 मेंबर स्टेट्स में शामिल हो गया जिन्होंने अपना पैसा टाइम से पहले भर दिया। केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। केरला कैबिनेट ने अप्रूव किया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जहां पे वर्ल्ड बैंक से 280 मिलियन का लोन लिया जा रहा है, ठीक है। सिडबी एंड एएफडी फ्रेंच लेंडर है, ने 100 मिलियन यूएस डॉलर्स का क्रेडिट फैसिलिटी अग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है। ये बात याद रखना, ये ग्रीन फाइनेंस सॉल्यूशंस में ये पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। आईएफसीएन क्यूब हाईवे ट्रस्ट पार्टनर फॉर इंडिया का फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड। सस्टेनेबिलिटी लिंक का बॉन्ड का मतलब होता है ना, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। तो आईएफसी जो है इन्वेस्ट कर रहा है ना, सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड, जिसे इशू किया गया है क्यूब हाईवेज के द्वारा। इसके बदले से इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। ये जो है भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड होने वाला है। किसके लिए? रोड सेक्टर के लिए, यानी कि भैया रोड इंफ्रा इससे बनाया जाएगा। यूएसएआईडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने फंड किया है 7 प्रोजेक्ट्स। कहां पे? इंडिया के अंदर इन फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है। 7 प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है 97 मिलियन या फिर 225 करोड़, ठीक है। ADB अप्रूव्स 200 मिलियन लोन फॉर एक्सपैंड अर्बन सर्विसेज इन कोलकाता। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है, जहां पे हम क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलेंट सिवरेज सिस्टम, नालियों वालियों के ऊपर काम करेंगे, ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे कोलकाता के अंदर। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट मर्जर्स हैं, ये देख लेना। पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजी जो कि होली ओन सब्सिडरी है पेटीएम की, ये 25% का स्टेक एक्वायर करने वाली है, ठीक है। ब्राजील की एक फाइनेंस फर्म है जिसका नाम है 7 टेक्नोलॉजी। कितने में? 1 मिलियन में। क्लियर है बात? आगे है, आरबीआई ने अप्रूव किया है 2 वॉलंटरी एमलगेमेशन इन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक स्पेस, सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक, साथ ही साथ टीजीएसबी सहकारी बैंक के बीच में, एंड पुणे कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक विद पिंपरी, है ना। तो इन दोनों का एमलगेमेशन हो रहा है, यानी कि मर्जर हो रहा है, और इन दोनों का, ठीक है।
आरबीआई ने अप्रूव किया है जूलिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट होली ओन सब्सिडी ऑफ सिंगापुर टेमासिक होल्डिंग टू एक्वायर 7%। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंगापुर की टेमासिक होल्डिंग की सब्सिडरी जूलिया इन्वेस्टमेंट ये 7% स्टेक एक्वायर करी है यू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। Flipkart backed Super Dot Money has acquired checkout financing platform Bharatech which enables credit products like buy now pay later and pay next। प्रकाशिकारी एसईओ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। ये था हमारा फरवरी मंथ का इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेशन। देखिए जितने भी बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेशन हमने ऑलरेडी देखे हैं उसमें आरबीआई के न्यूज भी शामिल है, ठीक है। हालांकि मैंने नवंबर के दिसंबर के आरबीआई का सेशन अलग से लिया था, बट 1 घंटा का सेशन है, 1.25 घंटा का सेशन है, आरबीआई का न्यूज भी साथ ही साथ हो जाएगा एंड बीएफए का न्यूज भी हो जाएगा, ठीक है। तो अलग से सेशन की जरूरत नहीं होगी। अब फरवरी मंथ का बीएफए का सेशन कंप्लीट हो गया है, आरबीआई भी इसी में हमने कर लिया है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने और भी सेशंस की तरफ, जैसे नेशनल अफेयर्स, स्टेट अफेयर्स एंड साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की न्यूज को, ठीक है। तो ये 2 सेशन देखेंगे नवंबर से लेकर फरवरी तक के, ठीक है, या नवंबर से लेकर मार्च तक के इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव, इंपॉर्टेंट नेशनल स्टेट अफेयर्स के न्यूज को भी कवर करने वाले हैं। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आएगा। सेशन को डिले अपलोड करने के लिए मैं माफी चाहता हूं, ये दूसरी बार है जब मैं ये सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूं। इससे पहले ऑलरेडी ये सेशन रिकॉर्ड हुआ था, 1 घंटे 40-45 मिनट का वो सेशन था, ठीक है। बट किसी ग्लिच की वजह से वो ना तो मर्ज हो पाया और ना ही आपके सामने वीडियो के फॉर्मेट में मैं उसे अपलोड कर पाया। तो इस चीज़ के लिए दोबारा से माफ़ी चाहूँगा। सेशन कैसा लगा ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। फोड़ देना है भैया।